नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। बेकाबू ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचला, 3 लोगों की मौके पर मौत, 2 घायल। शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार तड़के 4:30 बजे एक बेकाबू ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मरने वालों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। वहीं घायलों की पहचान शास्त्री पार्क झुग्गी निवासी मुश्ताक और गांधीनगर निवासी कमलेश के रूप में हुई है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और उसके कागजात के जरिए मालिक से संपर्क कर रही है। आशंका है कि चालक के झपकी आने से हादसा हुआ है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जांच कर हादसे के कारणों के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने की मौत का मामला दर्ज कर लिया है। आसपास के इलाकों में पूछताछ कर मरने वालों की पहचान की जा रही है। ट्रेड यूनियनों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को खारिज किया, बीएमएस को विवरण का इंतजार। ट्रेड यूनियनों ने मोदी सरकार द्वारा शनिवार को घोषित एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को खारिज कर दिया है। अधिकांश संगठन पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस जैसे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इस योजना को सिरे से खारिज कर दिया है। आरएसएस संबंध भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि हालांकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओपीएस के करीब है, फिर भी कुछ मुद्दों पर मतभेद है। यूपीएस का विवरण आने के बाद बीएमएस अपने भविष्य की कार्रवाई पर फैसला करेगा। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की निंदा करते हुए इसे सरकारी कर्मचारियों को उनके उचित पूर्ण अधिकार से धोखा देने का एक और संदिग्ध प्रयास बताया और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने का आग्रह किया। सीटू के महासचिव तपन सिंह ने सरकार से ओबीएस को बहाल करने का आग्रह करते हुए कहा, यूपीएस के नाम पर सरकार द्वारा पेश किया गया पैकेज सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के कारण उनके वैध बकाया से वंचित करने की उसी भ्रामक चाल को दर्शाता है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस गैर अंशदायी थी और केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के अनुसार सुनिश्चित पेंशन योजना थी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 2024 में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से गुप्त रूप से राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस की शुरुआत की थी। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने उस दिन से एनपीएस का विरोध किया और ओपीएस की बहाली के लिए आग्रह करते हुए इसके खिलाफ संघर्ष का रास्ता अपनाया। सीएम नीतीश के विधायक गोपाल मंडल के बिगड़े बोल, अपनी ही पार्टी के इन 2 दिग्गजों को कहा काला और गोरा नाग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनके ही विधायक ने उनके सांसद और वरीय नेता को गाली दे रहे हैं, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मामला भागलपुर का है। टिप्पणी करने वाले विधायक गोपाल मंडल हैं। उन्होंने जदयू सांसद अजय मंडल को काला और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो को गोरा नाग कह डाला। इतना ही नहीं, बुलो मंडल को गाली तक दे दिया। साथ ही जदयू के कार्यकर्ताओं और जनता को उन्होंने इन दोनों से बचकर रहने की नसीहत भी दे दी। कहा कि आप लोगों ने वोट दिया है, इनसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, इसलिए मैं आगाह करता हूँ। दरअसल रविवार को बिहपुर विधानसभा में एनडीए के कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विधायक गोपाल मंडल भी इसमें शामिल हुए थे। इसके बाद अपने संबोधन के दौरान विधायक ने कहा कि अजय मंडल काला नाग है और बुलो मंडल गोरा कोबरा, आप इनसे बचकर रहिए और गोपाल मंडल से ही अपनी सारी उम्मीदें रखिए। गोपाल मंडल यही नहीं रुके, कहा कि जब बुलो मंडल पर दुश्मन गोली चलाता था तो वह कभी मेरा तो कभी मेरी पत्नी का पैर पकड़ता था। हमलावर भी 50,000 का इनामी था, इसलिए हमने उसको मरवा दिया और एनकाउंटर लिखवा दिया। लेकिन बुलो मंडल आज तक मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। जब मेरी तबीयत खराब रहती थी तो बिहार सरकार के काम पर का भी वह शिलान्यास कर देता था। इतना ही नहीं, गोपाल मंडल ने अपनी पार्टी के मुखिया सीएम नीतीश कुमार के फैसले पर भी सवाल उठाया। पूछा कि बुलो मंडल को अति पिछड़ा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की क्या जरूरत थी, वह अब तो 30 माह खार बनने जा रहा है। राजद भगा दिया तो वह जदयू में आ गया। गोपाल मंडल ने अजय मंडल पर वसूली का आरोप लगाया। पावेल ड्यूरोव की गिरफ्तारी पर टेलीग्राम ने दी सफाई, कहा उनके पास कुछ छिपाने के लिए नहीं। फ्रांस में पावेल ड्यूरोव को गिरफ्तार किए जाने पर अब उनकी कंपनी टेलीग्राम ने सफाई दी है। मैसेजिंग ऐप का कहना है कि सीईओ ड्यूरोव के पास कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है। साथ ही यह दावा करना कि मंच के दुरुपयोग के लिए उसका मालिक जिम्मेदार है, यह बहुत ही बेतुकी बात है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी सीमा शुल्क से जुड़े फ्रांस के धोखाधड़ी विरोधी कार्यालय के अधिकारियों ने शनिवार शाम को टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के फाउंडर और सीईओ पावेल ड्यूरोव को गिरफ्तार किया था। 39 वर्षीय ड्यूरोव के खिलाफ टेलीग्राम पर मॉडरेशन की कमी के कारण फ्रांसीसी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। आरोप है कि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग तस्करी और वीडियो फाइल सामग्री साझा करने के लिए किया गया।
90 करोड़ से अधिक सक्रिय यूजर्स वाले मंच ने कहा, टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरो के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। वह अक्सर यूरोप की यात्रा करते हैं। दुनिया भर में करीब 1 अरब उपयोगकर्ता टेलीग्राम का इस्तेमाल संचार के साधन और महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत के रूप में करते हैं। हम इस स्थिति के शीघ्र समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रूस में जन्मे 39 साल के ड्यूरो मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के संस्थापक और मालिक हैं। बता दें, यह ऐप मुफ्त में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी प्रतिस्पर्धा फेसबुक के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और वीचैट जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है। मंच का लक्ष्य 1 साल के भीतर 1 अरब सक्रिय मासिक उपयोगकर्ता को पार करना है। टेलीग्राम रूस, यूक्रेन और पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभरा है। मॉस्को और कीव दोनों के अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कुछ विश्लेषक इस ऐप को जंग के लिए एक वर्चुअल युद्ध क्षेत्र कहते हैं। बिहार पुलिस एग्जाम, 7 अभ्यर्थी OMR कार्बन कॉपी ले भागे, 6 गिरफ्तार, दूसरों के बदले दे रहे थे परीक्षा। केंद्रीय चयन परिषद द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा के 5वें चरण की परीक्षा आज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई। सरकार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को कदाचार मुक्त माहौल में कराने के लिए कटिबद्ध है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने कदाचार के आरोप में कुल 13 अभ्यर्थियों की कार्रवाई की है। उनमें 6 अभ्यर्थियों को कदाचार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जबकि 7 अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस संबंध में पुलिस अधिकारी का कहना है कि जांच के दौरान पटना, औरंगाबाद और मधुपेरा में परीक्षार्थी OMR कार्बन कॉपी लेकर फरार हो गए। इसके बाद OMR कार्बन कॉपी लेकर भागने के आरोप में उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। भागलपुर और नालंदा में जांच अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पूर्णिया, सहरसा और बेगूसराय में 3 अभ्यर्थी दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे, जिन्हें जांच के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा के 5वें चरण की परीक्षा में लिखित परीक्षा के लिए राज्य के सभी जिलों में कुल 545 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें कुल 2,37,474 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा 12 बजे मध्याह्न से लेकर 2 बजे तक अपराह्न तक की आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा सके, इसके लिए केंद्रीय चयन परिषद परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक विधि से अंगूठे का निशान, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराई गई। भारी बारिश के अलर्ट के बीच गुजरात में बाढ़ जैसे हालात, शाह ने CM से की बात, हर संभव मदद का किया वादा। गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोगों को ऐसी जगहों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच मौसम विभाग राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसे लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक हरकत में आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बात की है। शाह ने उन्हें केंद्र सरकार से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD के मुताबिक उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे पूर्वी राजस्थान पर बना दबाव का क्षेत्र अधिक दबाव वाले क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। इस वजह से अगले 2-3 दिन में दोनों राज्य के अलावा गुजरात, गोवा तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी से अत्यधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। IMD ने रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 26 अगस्त को पश्चिम मध्य प्रदेश में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। 26 से 29 अगस्त तक पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। गुजरात, निकटवर्ती पाकिस्तान, उत्तर महाराष्ट्र और उत्तर पूर्वी अरब सागर में 26 अगस्त को 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है और इनकी रफ्तार 27 और 28 अगस्त को बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। पाकिस्तान में बड़ा हमला, बंदूकधारियों ने बसों पर बोला धावा, 23 यात्रियों को गोलियों से भुना। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में हथियारबंद लोगों ने सोमवार को बसों को निशाना बनाया और 23 यात्रियों को गोलियों से भून डाला। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि हथियारों से लैस लोगों ने यात्रियों को बसों से उतारकर उनकी पहचान पूछी, फिर कम से कम 23 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बलूचिस्तान के मूसाखेल जिले में हुई। रिपोर्ट में सहायक आयुक्त मूसाखेल नजीब काकर के हवाले से बताया गया कि पहले हथियारबंद लोगों ने मूसाखेल के रारासाम जिले के अंतर प्रांतीय राजमार्ग को अवरुद्ध किया। इसके बाद वहां से गुजरने वाली बसों को रोककर यात्रियों को नीचे उतार दिया। उनकी पहचान पूछने के बाद यात्रियों को गोली मार दी गई। सभी मृतक पंजाब प्रांत के बताए जा रहे हैं। काकर के हवाले से बताया गया कि हथियारबंद लोगों ने 10 वाहनों में आग भी लगा दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सबों को अस्पताल ले जाना शुरू किया। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी ने आतंकी घटना की कड़ी निंदा की। उनके कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक उन्होंने आतंकियों की कायरतापूर्ण हरकत में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आतंकी और उनके मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा। बलूचिस्तान सरकार दोषियों को सजा देकर ही रहेगी। संघीय सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी आतंकियों की क्रूरता की कड़ी निंदा की। PMLN की ओर से X पर एक पोस्ट किए गए बयान में उन्होंने कहा कि आतंकियों ने मूसाखेल के पास निर्दोष यात्रियों को निशाना बनाकर क्रूरता दिखाई। आतंकवादी और उनके मददगार नहीं बच पाएंगे।
भाजपा ने वापस ली 44 उम्मीदवारों की पहली सूची, संशोधन के बाद होगी जारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जारी 44 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट वापस ले ली है। पार्टी उम्मीदवारों की सूची में संशोधन कर उसे फिर से जारी करेगी। इससे पहले भाजपा की पहली लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। पहले चरण के 15, दूसरे चरण के 10 और तीसरे चरण के 19 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी। पहली लिस्ट में पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह को टिकट नहीं दिया गया था। 2014 में निर्मल सिंह ने बिलावर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। इनके साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता को भी टिकट नहीं मिला था। बताया जा रहा है कि उनका नाम अगली सूची में हो सकता है। इस सूची में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना का भी नाम नहीं था। रजनीकांत के बयान पर तमिलनाडु में सियासी भूचाल। फिल्म अभिनेता रजनीकांत के बयान को लेकर तमिलनाडु में सियासी भूचाल आ गया है। डीएमके नेताओं ने रजनीकांत को घेरना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता दुरई मुरुगन ने रविवार को पुराने छात्र वाले बयान पर अभिनेता रजनीकांत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि फिल्मों में भी कुछ पुराने अभिनेता ऐसे हैं जो युवा कलाकारों को आगे नहीं आने दे रहे हैं। दरअसल शनिवार को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि पर एक पुस्तक विमोचन समारोह में अभिनेता रजनीकांत ने कहा था कि यह बेहद हैरान करने वाली बात है कि एक स्कूल में शिक्षक को नए छात्रों को संभालने में कोई दिक्कत नहीं होती, जितनी समस्या पुराने छात्रों को संभालने में होती है, क्योंकि पुराने छात्र सामान्य नहीं हैं, वे तो रैंक धारक छात्र हैं और कक्षा को नहीं छोड़ेंगे, खासकर जब पार्टी में दुरई मुरुगन जैसे नेता हो। रजनीकांत ने कहा था कि दुरई मुरुगन से कुछ पूछो तो वह अच्छा कहेंगे, लेकिन हम भ्रमित हो जाते हैं कि वह खुशी से बोल रहे हैं या निराशा है। इतना सब कुछ संभालने के लिए स्टालिन सर को सलाम। रजनीकांत की इस टिप्पणी पर तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता दुरई मुरुगन ने कहा कि यह ठीक वैसा ही जैसे फिल्मों में है। फिल्मों में कुछ पुराने अभिनेता के कारण नए युवा कलाकार आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पुराने कलाकार दाढ़ी बढ़ने, सारे दांत टूटने और मरणासन अवस्था में भी अभिनय कर रहे हैं। तमिलनाडु के मंत्री दुरई मुरुगन के बयान को लेकर अभिनेता रजनीकांत ने कहा कि वह मेरे पुराने दोस्त हैं। उन्होंने जो भी कहा वह कोई मुद्दा नहीं है, हमारी दोस्ती हमेशा जारी रहेगी। मैं विजय को भी अपनी पार्टी का झंडा पेश करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बीच सड़क पर युवती ने खुद उतार दिए कपड़े, पुलिस चौकी के सामने लोग बनाते रहे वीडियो। न्यू आगरा क्षेत्र में लोगों की संवेदनहीनता का मामला सामने आया। लखनऊ की युवती आगरा में इंजीनियरिंग कर रही है। उसने अपने एक सीनियर छात्र पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद से अवसाद में है। रविवार को युवती खुद ही अपने कपड़े उतारने लगी। यह देखकर लोगों की भीड़ लग गई, मगर किसी ने उसकी आबरू नहीं ढकी। निर्लज लोग तो मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। रास्ते से निकलकर जा रही दो युवतियों को शर्म आई। वह किसी तरह पीड़िता को एक क्लिनिक में ले गई, उसे कपड़े पहनाए। सूचना पर पुलिस पहुंची तो उसे मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भर्ती कराया। परिजन को सूचना दी गई है। बता दें कि 3 दिन से युवती दयालबाग पुलिस चौकी के चक्कर काट रही थी। अपने केस के बारे में पूछती थी। पुलिस जांच कर कार्रवाई का आश्वासन देती थी। युवती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के एक कैंपस से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। 11 अगस्त को थाना सिकंदरा पर शिकायत कर पीड़िता ने कहा कि सीनियर रहे शिवांश ने कार में बैठाने के बाद दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। शिवांश IIT का जम्मू का छात्र है, M.Tech कर रहा है। पुलिस विवेचना कर रही है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। 3 दिन से युवती दयालबाग पुलिस चौकी के चक्कर काट रही थी। अपने केस के बारे में पूछती थी। कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। बाद में मऊ रोड पर आ गई। उसके पास 2 बैग थे। अचानक उसने बैगों को सड़क पर फेंक दिया। एक चाय की दुकान के बाहर कपड़े उतारने लगी। यह देखकर रास्ते से निकलकर जा रहे लोग रुक गए। लोगों की भीड़ लग गई, मगर युवती को नहीं रोक सके। कुछ लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया। तभी 2 युवती आई, उन्होंने उसे संभाला। बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में आपकी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।